हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शासन के अंग। और शासन के अंग जैसे आप भली भांति सभी जानते हैं कि शासन के अंग कौन कौन से हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो शासन या जो सरकार है वो राज्य में इसलिए आवश्यक होती है कि वो राज्य की जो भी सेवाएं हैं वो किसी भी शासन के अंग से संबंधित हो, वो जनसंख्या तक पहुंच सके। और जनसंख्या के विविध समूह जिनसे कि वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो जिनसे वो जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए ये निष्ठा का केंद्र प्रस्तुत कर सकें। तो शासन के आदेशों को ही हम राज्य के आदेश मानते हैं या कहते हैं, और शासन के दृष्टिकोण को हम राज्य का दृष्टिकोण मानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य एक अमूर्त सत्ता है और शासन उसका क्या होता है, मूर्त रूप। शासन के बिना राज्य से हमारा जो आमना सामना या जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार, वो नहीं हो सकता। और राज्य के नाम पर जो प्रभु सत्ता है, प्रभु सत्ता जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आदेश देने की जो सर्वोच्च शक्ति किसी भी शासन व्यवस्था या किसी भी व्यक्ति या संस्था में समाहित होती है, वो अपने आप में संप्रभु होता है। तो प्रभु सत्ता का जो मेन घोतक है राज्य, और उस प्रभु सत्ता का जो प्रयोग करने वाला भी कौन होता है, शासन होता है। और शासन के जो कार्य हैं, या नहीं सॉरी, जो राज्य के जो कार्य हैं वो वास्तव में शासन के ही कार्य होते हैं। तो राज्य के भीतर बाहर शांति सुरक्षा स्थापित करने का दायित्व जो कि राज्य अपने पास पुलिस है, सैन्य बल है, उनसे अपने पास जो महत्वपूर्ण अंग वो रखते हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करते हैं। उसके पास विधि निर्माण या कानून बनाने की भी शक्ति होती है, उसके पास वित्तीय शक्ति भी होती है, और यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो कानून के माध्यम से न्याय करने की शक्ति भी राज्य या शासन के पास होती है। तो इस विश्लेषण के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो शासन है उसके पास तीन तरह की शक्ति होती है। एक तो कानून बनाने की शक्ति या विधायी शक्ति, और वो जब कोई कानून बन जाए तो उसको लागू करने की शक्ति या कार्यकारी शक्ति, और जब इस प्रकार के आदेश या निर्णय जब क्रियान्वित हो रहे हों और किसी प्रकार की उसमें यदि कोई वैधानिक तत्व समाहित हो और उसके आधार पे वो उसका क्रियान्वयन करने में कोई परेशानी आ रही हो, या उसके माध्यम से किसी नागरिक या संस्थाओं के अधिकार या स्वतंत्रता छिन रहे हों, यानी अन्याय का जब शब्द उसमें समाहित हो जाता है तो उसमें न्याय के प्रवर्तन की शक्ति या न्यायिक शक्ति वो भी इसके अंतर्गत समाहित होती है। और इन शक्तियों के माध्यम से शासन के तीन अंग होते हैं जो कि इस प्रकार के कार्य या इन शक्तियों के माध्यम से वो इनसे जुड़े हुए कार्यों का निपटान करते हैं। तो जो विधायिका है वो पहला अंग है जो कि कानून निर्माण की या विधायन के माध्यम से इस प्रकार के कार्य करता है। जब वो कार्यों का निर्माण कर देती है या नियम आदेशों या कानूनों का निर्माण करती है तो उनका क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका के पास जाता है। और किसी प्रकार का अधिनिर्णय का मामला हो या कोई विवाद का प्रश्न हो और उसमें न्याय देने की बात जब आती है तो उससे संबंधित जो कार्य है वो न्यायपालिका करती है। तो शासन का जो संगठन है एक जटिल कार्य है, और ये शासन के तीनों अंग अपने 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 क्षेत्रों में स्वायत्त होकर इन कार्यों का निपटान करते हैं। तो इस प्रकार से शासन के जो अंग हैं उसमें आज हम जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर, विधायिका, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वो वाकई में क्या है और उसका संगठन क्या है, उसका स्वरूप क्या है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो जो विधानमंडल है, विधायिका या व्यवस्थापिका या विधानसभा, वो शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, कानूनों का निर्माण करना। वित्तीय कार्य भी इसके विचार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में जो कर लगाना होता है या शासन का जो खर्चा होता है उसकी स्वीकृति देना, उस पर निगरानी रखना, वो भी महत्वपूर्ण कार्य विधानमंडल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम विधानमंडल की जो रूप हैं, विविध रूप हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो विधानमंडलों का जो वर्गीकरण है वो यदि हम देखें तो साधारणतः उसकी रचना के आधार पर करते हैं, और जिसमें एक सदन या दो सदनों वाली व्यवस्था अपनाई जाती है। एक सदनीय
और दो सदनीय विधानमंडल जो लेजिस्लेचर सिस्टम है उसमें देखने को मिलते हैं कि जिस विधानमंडल में एक सदन हो तो उसे एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं, और जिसमें दो सदन होते हैं उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में अधिकांशतः आज विश्व में दो सदनीय विधानमंडल अधिकांश रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जो एक सदन होता है वो सीधे मतदाताओं द्वारा उसमें जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं, जिसे कि लोकप्रिय सदन कहा जाता है, अवर सदन या निचला सदन कहा जाता है। तो दूसरा जो सदन है उसे उच्च सदन या द्वितीय सदन या ऊपरला सदन कहा जाता है, और जिसमें सदस्यों का जो चुनाव है वो प्राय अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इनमें जो दोनों सदन हैं उनकी जो सापेक्षिक स्थिति है या उनका जो महत्व है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, और उसकी जो स्थिति है इस बात का जो वर्णन है वो संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो एक सदन और द्विसदन, जैसे यदि हम भारतीय संदर्भ में ले संसदात्मक जो शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, तो जो निचला सदन है जिसे हम लोकसभा कहते हैं उसके जो सदस्य हैं वो सीधे ही जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो राजनीतिक जो संप्रभुता है वो वहाँ समाहित होती है। दूसरा सदन, चूँकि हमने यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया है, तो जो दूसरा सदन है जिसे उच्च सदन कहा जाता है अर्थात राज्यसभा, उसके जो सदन है वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके सदस्यों से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुनकर वो वहाँ जाते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो द्वितीय सदन होता है वो उस राज्य की जो इकाइयाँ हैं अर्थात जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व वो करता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में जो शासन के दो स्तर होते हैं और इसी आधार पर वहाँ दो सदनीय विधानमंडल आवश्यक रूप से देखने को मिलती है। एकात्मक शासन प्रणाली में यदि हम इंग्लैंड का उदाहरण लें तो वहाँ विधानमंडल, वैसे तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, शासन का एक ही स्तर होता है वहाँ पे, और उसकी कुछ स्थानीय इकाइयाँ होती हैं जिनको उस जो केंद्र में जो शासन है उसके माध्यम से कुछ कार्य और कुछ शक्तियाँ सौंपी जाती हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो सर्वोच्चता लिए हुए होता है वो शासन के जो अधिकार हैं या जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र का शासन का ही वहाँ चलता है। लेकिन इंग्लैंड में यदि हम अपवाद स्वरूप देखें, वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन वहाँ विधानमंडल को दो सदनात्मक व्यवस्था को भी उन्होंने यहाँ अपनाया है, एक तो लॉर्ड सभा और दूसरा कॉमन सभा। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही वहाँ कॉमन सभा है, और दूसरी वो उन्होंने अपनी जो आपको पता है कि जो इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है जो कि पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है, और वहीं इसके आधार पर उन परंपराओं के आधार पर ही उन्होंने द्वितीय सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, जो कि उसके जो सदस्य हैं वो वंश परंपरा से या धार्मिक पद के आधार पर वो चुने जाते हैं, और उसी रीति रिवाजों के आधार पर उन्होंने उस लॉर्ड सभा की व्यवस्था अपने यहाँ की है। दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था का यदि उदाहरण लें हम संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो जहाँ की संघीय शासन प्रणाली है, जहाँ निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, और दूसरा जो उच्च सदन है जिसे कि द्वितीय सदन भी कहा जाता है अर्थात सीनेट, जो कि माना जाता है कि संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन कहा जाता है द्वितीय सदन। तो यहाँ भी चूँकि हमारे यहाँ जो भारत में संघात्मक जो व्यवस्था है वो हमारी यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल है, और यहाँ जो उच्च सदन में जो सदस्य जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पे जो क्षेत्रवार जो सीटें निर्धारित कर रखी हैं हमारे यहाँ इकाइयों को, उसके आधार पे वो वहाँ चुन के जाते हैं, जबकि वहाँ जो 50 राज्य हैं और 50 राज्य को 2-2 सीटें वहाँ निर्धारित उन्होंने कर रखी है, उस आधार पे वहाँ कुल सदस्यों की संख्या क्या है 100 है। तो दूसरा सदन जो अमेरिका का है जो सीनेट, जिसको माना जाता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है, क्योंकि जो राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, राजदूत हैं या न्यायाधीश हैं या अन्य सेवाओं के जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति यदि राष्ट्रपति करता है तो उसके लिए सीनेट का अनुमोदन आवश्यक वहाँ माना जाता है। तो इस दृष्टि से वहाँ साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं उनके लिए भी सीनेट का 2/3 अनुसमर्थन
प्राप्त होना जरूरी है। कोई भी वित्त विधेयक है वो वहाँ प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का उसमें बराबर महत्व है, क्योंकि दोनों में से ही वो पास होना जरूरी होता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पारित किया जाता है और उसमें राज्यसभा की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले वो सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहाँ भी राज्यसभा की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती। तो इस दृष्टि से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो उनका जो दूसरा सदन है अर्थात सीनेट, वो इस दृष्टि से सर्वशक्तिशाली माना जाता है। भारत का यदि हम उदाहरण लें, यहाँ भी संघात्मक प्रणाली अपनाई जाती है। केंद्र स्तर पर विधानमंडल के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन यहाँ जो राज्यसभा है वो इतनी अपने आप में इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं है जैसे कि अमेरिका की जो सीनेट है वैसी, लेकिन उतनी कम महत्वपूर्ण या अनुपयोगी भी नहीं है जैसा कि ये आरोप लगाया जाए कि वो अनुपयोगी है, क्योंकि वो उसके अंतर्गत वो राज्य सूची के जो कुछ विषय हैं उन पे कानून बनाने का दायित्व है, उपराष्ट्रपति पे किसी प्रकार को चुनने का या उनको हटाने का दायित्व भी उसी के ऊपर है। तो इस दृष्टि से राज्यसभा हमारे यहाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात हमने अभी ये की कि एक सदनात्मक व्यवस्था या द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो जो दूसरे सदन की जो उपयोगिता है उसके आधार पे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि विधानमंडल में एक सदन रहना चाहिए या दूसरा सदन भी होना चाहिए। तो इस विषय पर शुरू से ही काफ़ी वाद विवाद रहा है और ये जो विवाद है वो साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में ही उठाया जाता है, क्योंकि जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें दोनों सदनों की अनिवार्य और आवश्यक माना गया है। तो विधानमंडल के लिए जो एक सदन का समर्थन करने वाले जो सिद्धांतकार हैं वो इसे एक सदनवाद कहते हैं और दोनों सदनों का जो समर्थन करने वाले हैं वो इसे द्विसदनवाद कहते हैं। तो दूसरे सदन की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए पहले इसके जो गुण और दोष हैं या पक्ष विपक्ष में जो तर्क हैं उनको समझना बेहतर होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि क्या वाकई में दूसरा सदन उपयोगी है या अनुपयोगी है, या एक सदनात्मक व्यवस्था सही है या द्विसदनात्मक व्यवस्था सही है। तो यदि हम इसके पक्ष में तर्क देखें तो पहला कि जैसे निम्न सदन है उस पे एक तरह का ये अंकुश रखता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बनाए जाएं, क्योंकि एक सदन से कोई कानून प्रोसेस में हम देखते हैं कि एक सदन में वो पारित किया जाता है, फिर उस पर विचार विमर्श होता है, फिर उसके बाद वो पूर्ण पारित या बहुमत कब वो पास माना जाए इसके लिए वो दूसरे सदन के पास वो जाता है। तो इस दृष्टि से जब वो दूसरे सदन के पास वो जाता है तो दूसरा सदन ये देखता है कि उसमें किस प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, क्या वाकई में ये जन उपयोगी है या जनहित में जारी है। तो संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत या जो संगठक राज्य हैं उनके हितों की रक्षा ये करता है। तो इस दृष्टि से जो दूसरा सदन है वो बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। अब यदि इसके विपक्ष में जो तर्क है उनमें यदि देखें कि जब पहले सदन में यदि मतभेद प्रकट हो जाता है तो उसे दूसरे सदन को हम क्या कहेंगे, अड़ंगेबाज, और यदि उसे सहमत हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फालतू। तो इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या हरमन जो फाइनर हैं उन्होंने की है कि यदि दोनों सदन एक मत हों तो हमारे इस विश्वास को बल मिलता है कि कानून विवेक सम्मत और न्याय सम्मत होगा। यदि उनमें किसी प्रकार का मतभेद हो तो सर्वसाधारण को उस पर पुनर्विचार करने का अवसर मिल जाता है। तो इस दृष्टि से जो दूसरा सदन है वो विधि निर्माण में जल्दबाजी को रोकता है और इस दृष्टि से जो दूसरा सदन है वो वाकई में अपने आप में उपयोगी साबित होता है। अब यदि दूसरे सदन के विरुद्ध यदि हम तर्क देखें तो जो निम्न सदन है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्णय करता है, जबकि जो दूसरा सदन है यदि हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो वो क्षेत्रीय जो उसकी जो इकाइयां हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। तो जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि दूसरा सदन स्थानीय या क्षेत्रीय हितों की विशेष महत्व देता है। यदि ओवरऑल विश्लेषण को यदि हम देखें तो जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता यदि जो उनके विधायक हैं वो दूरदर्शी, विवेकशील और जागरूक होंगे।
दूसरा सदन जो विविध निर्माण के कार्यों के अधिक विवेक सम्मत और उसको अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए भी अपना योगदान दे सकता है। तो इस दृष्टि से उन देशों में जहाँ भी एक सदनात्मक व्यवस्था है या द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वो सारी अच्छी हैं या बुरी है, वो सब वहाँ के संविधान की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अब हम विधानमंडल के जो कृत्य हैं या जो कार्य हैं उनको देखेंगे कि जो विधानमंडल है उसका मुख्य कार्य है विधि निर्माण या कानून बनाना, जो कि इसका विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका केवल यही कार्य है, उसका अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि बजट पर विचार करना, शासन के विभिन्न विभागों की जो मांग है उनकी जो अनुदान की जो स्वीकृति है वो तभी होती है, तब वहाँ बहस होती है, उसके पास उस पर वोटिंग होती है, इनकी स्वीकृति देना भी इसका काम है। प्रशासन का जो निरीक्षण का जो कार्य है वो उसको करना भी विधानमंडल का कार्य है। तो विधि निर्माण के दौरान जो विधेयक पर जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो अपने भाषण देकर या संशोधन प्रस्तुत करके या स्वयं कोई विधेयक प्रस्तुत करके जो जनमत की जो अभिव्यक्ति है उनको भी वो प्रदान करते रहते हैं और शासन को जन विरोधी कानून बनाने से रोकते हैं। क्योंकि जो मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं विधानमंडल में वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं, और उनके अलावा अन्य कोई सदस्य जब उनको प्रस्तुत करते हैं तो वो गैर सरकारी सदस्य विधेयक कहलाते हैं। तो विधि निर्माण के कार्य में जो उच्च सदन की अपेक्षा जो निम्न सदन है उसकी जो अधिक प्रभावशाली भूमिका सिद्ध होती है, क्योंकि जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है उसका प्रतिनिधित्व निम्न सदन करता है, क्योंकि उसके जो सदस्य हैं वो सीधे जनता के माध्यम से चुनकर वहाँ आते हैं। एक जो वित्त विधेयक है वो केवल निचले सदन में ही प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि भारत का यदि हम उदाहरण लें तो वहाँ ये परंपरा है। वैसे अमेरिकी जो सीनेट है जिसका हमने पूर्व में वर्णन किया था वो एक अपवाद है। तो इस दृष्टि से जो विधानमंडल है संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर जो विधानमंडल उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कोई साधारण विधेयक पे कोई विवाद हो जाए दोनों सदनों में तो भी विधानमंडल की महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान वहाँ किया जाता है। संसदीय जो शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत संसद एक तरीके से सारे प्रशासन का निरीक्षण भी करती है, और गैर सरकारी सदस्य है वो शासन की जो कार्रवाई हैं उनके बारे में मंत्रिमंडल से प्रश्न भी पूछते रहते हैं। तो इस दृष्टि से विधानमंडल हम ये नहीं कह सकते केवल कानून निर्माण करने का ही कार्य उसके पास है, बल्कि वो समस्त जो शासन या प्रशासन है उस पर निगरानी या चौकसी रखने का दायित्व भी उसके पास होता है। इसके अलावा जो कुछ देश हैं जहां उच्च सदन को कुछ कार्यकारी कृत्य भी सौंपे गए हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति अपने मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूतों, वाणिज्यों या अन्य जो उच्च अधिकारी जो प्रशासन से जुड़े हैं उनकी यदि नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए विधानमंडल का अनुसमर्थन जरूरी होता है, जैसे कि सीनेट का बहुमत उसके लिए जरूरी होता है। यदि भारत में जो मंत्रिमंडल है वो अपने विकास कार्यक्रमों और जो योजना है या नीतियों के लिए संसद की जो स्वीकृति है उसको प्राप्ति करना उसके लिए आवश्यक होता है। कुछ जगह जो विधानमंडल है उसको कुछ न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, विशेषतः उच्च सदन के संदर्भ में। जैसे इंग्लैंड में जो लोकसभा है वो अपने विधि लाडों के माध्यम से उच्च न्यायालय की भूमिका निभाती है, और लोकसभा के जो चांसलर हैं वो आज भी वहाँ सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी उन्हें माना जाता है। तो इस दृष्टि से जो विधानमंडल है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विधानमंडल कानून ही न बनाए तो कार्यपालिका किस कार्य को क्रियान्वित करेगी, क्योंकि जो कार्यपालिका का जो प्रमुख आधार है कार्य करने का वो विधानमंडल से ही शुरू होता है। तो विधानमंडल यदि धन की स्वीकृति भी न दें तो ना ही कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका या न्यायी प्रशासन के जो अन्य अंग हैं वो अपना काम नहीं चला सकते हैं। तो इस दृष्टि से शासन के जो तीनों अंग हैं उसमें विधानमंडल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आज के संदर्भ में जो एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है कि जो विधानमंडल है उसका हास्य से संबंधित एक सिद्धांत देखने को मिल रहा है, जो कि जेम्स ब्राइंस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी या केसी वेयर ने अपनी पुस्तक जो लेजिस्लेचर्स है इसमें उसका उल्लेख किया है कि आधुनिक युग में विधानमंडलों की हास्य की चर्चा हो रही है कि
जो शासन के स्तर पर जो कार्यपालिका या जो मंत्रिमंडल है उनका अधिनायक तत्व स्थापित होता जा रहा है, जिससे कि जो विधानमंडल है उसकी जो भूमिका या उसके हाथ से संबंधित एक नया विवाद आधुनिक युग में देखने को मिल रहा है। और अधिकांशतः जैसे तृतीय विश्व के यदि देशों में हम देखें जहाँ की किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और या वहाँ गठबंधनात्मक सरकार देखने को मिलती है, तो वहाँ भी विधानमंडल की भूमिका का ह्रास हो रहा है और एक सशक्त विपक्ष की जो भूमिका है वो वहाँ जब देखने को नहीं मिलती तो वहाँ भी विधानमंडल का ह्रास देखने को मिलता है। तो इस ह्रास से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी केसी वियर ने बड़ी विश्लेषण किया और उन्होंने कहा कि ये ह्रास किस प्रकार से हो रहा है। एक तो क्या इनकी शक्ति में कमी आ गई है, या इनकी कार्यकुशलता का ह्रास हो रहा है, या इनके मान सम्मान को क्षति पहुंच रही है, या इनके जो कार्य करने के जो तौर तरीके हैं और जो व्यवहार का स्तर है क्या उसमें गिरावट आ गई है। तो इस संपूर्ण विश्लेषण में ये बात निकल के आती है कि मुख्य मुद्दा जो ये विवाद शुरू हुआ है उसका ये है कि इन दिनों जो कार्यकारी सरकार है उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई है कि उसके मुकाबले विधानमंडल की शक्तियाँ छोटी लगने लग गई हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो कार्यपालिका है उसने विधानमंडल के जो कुछ कार्य हैं विधि निर्माण से संबंधित, जिसे प्रत्यायोजित विधि निर्माण भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे अपने में समाहित करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मुख्य विधि निर्माण कार्य तो किसका है, विधानमंडल का, परंतु व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए जो आवश्यक जो कार्य कानून है वो समय का अभाव कह लें या कार्य की इतनी व्यस्तता कह लें, इसके कारण वो संबंधित दायित्व या तो विधानमंडल कार्यपालिका को सौंप देता है या कार्यपालिका उनको अपने में समाहित कर लेता है। तो विधि निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं जो कि प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका उन शक्तियों को अपने में समाहित कर लेती है, तो इससे विधानमंडल का ह्रास होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। जिससे होता क्या है कि विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका को स्थानांतरित हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से जो पहला प्रतिद्वंदी जब इसके विश्लेषण में हम पाते हैं तो वो क्या है, कार्यपालिका। दूसरा जो प्रतिद्वंदी है जो जैसे कि जनसंपर्क के साधन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, मीडिया है, 20वीं सदी में तो या 21वीं सदी में इनका जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ा चुका है कि एनजीओ है, अन्य स्वयंसेवी संगठन है, सोशल मीडिया है, ये सब क्या करते हैं कि विधानमंडल का जो महत्वपूर्ण कार्य है कि साधारण नागरिकों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना, इस दायित्व को ये सब जो अभी हमने नाम लिए, ये जो संगठन है या जो मीडिया है, ये सब उन कार्यों को अपने में समाहित करके उसको पहुंचाने का या उजागर करने का कार्य ये कर रही हैं। तो इस दृष्टि से ये सब विधानमंडल के प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि धीरे धीरे जो विधानमंडल है उसका ह्रास होता जा रहा है। लेकिन विधानमंडलों की जो प्रतिद्वंदी जो संस्थाएं हैं उनका विस्तार तो हुआ है, परंतु विधानमंडलों की जो अपनी जो भूमिका और जो महत्वता है उसमें अभी भी इतनी कमी नहीं आई है जैसा कि इसके जो आलोचक या विश्लेषक है वो मानते हैं, जिससे कि विधानमंडल के ह्रास की संज्ञा दी जा सके। क्योंकि जो विधानमंडल जो कि शासन का महत्वपूर्ण अंग है और उसका जो बड़ा ही प्रमुख कार्य है विधि निर्माण का कार्य है और कार्यपालिका और जो समस्त जो प्रशासन है उस पर निगरानी रखना। तो ये शासन का जो प्रथम अंग था जिसकी अभी हमने चर्चा की वो है विधायिका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।